दिस इज दीपा यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ 11 जून के थर्ड शिफ्ट के सभी क्वेश्चंस जो आपके MP1 रक्षक के एग्जाम में पूछे गए हैं, जिससे आपको एक आइडिया लग पाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और क्या रहा पेपर का लेवल। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप डेली वीडियोस को देख पाएं। तो चलिए जानते हैं कि थर्ड शिफ्ट में किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए थे 11 जून के पेपर में। तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन संविधान सभा से पूछा गया है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया। तो ये जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इससे रिलेटेड, जान लीजिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। उद्देश्य प्रस्ताव में सन्निहित आदर्श संविधान की प्रस्तावना में ईमानदारी से परिलक्षित होते हैं और यह संविधान के लक्ष्यों और उद्देश्यों को संक्षेप में प्रस्तुत करता है और यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई विशेषता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार और पेश किए गए और संविधान सभा द्वारा स्वीकृत उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। प्रस्तावना में अब तक जो है केवल एक बार 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा एक बार संशोधित हुआ है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, आप लोग के एग्जाम में आ सकते हैं, इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है कि एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को खरीदने के लिए कितने डॉलर की डील की थी। तो ये 44 अरब डॉलर की डील की थी, मतलब कि 44 बिलियन डॉलर। इससे भी रिलेटेड देखिए कुछ पॉइंट्स हैं कि दुनिया के जो दूसरे सबसे बड़े रईस हैं एलन मस्क ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर को 44 अरब डॉलर में खरीदा था। ट्विटर एक अमेरिकी माइक्रो ब्लॉगिंग और सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसमें उपयोगकर्ता जो है ट्वीट के रूप में जाने वाले संदेशों को पोस्ट करते हैं और उनके माध्यम से संवाद करते हैं। ट्विटर का मुख्यालय जो है सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में है। जैक डोर्मी जो हैं वो ट्विटर के संस्थापक हैं। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, मध्य प्रदेश में मऊगंज जिले को मिलाकर के कितने जिले हुए। तो ये है 53। इसमें भी कुछ पॉइंट्स देख लीजिए डिटेल से कि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि रीवा जिले की तहसील मऊगंज राज्य का 53वां जिला होगा। नई गढ़ी, मऊगंज, हनुमना और देव तालाब को मिलाकर के मऊगंज को मध्य प्रदेश का जिला बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जो 15 अगस्त को नवीन मऊगंज जिला मुख्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज क्या है, फहराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है। ये दिल्ली में सबसे अधिक है जनसंख्या घनत्व केंद्र शासित प्रदेश में। इससे रिलेटेड भी देखिए कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार जो है भारत के में सबसे घनी आबादी वाला राज्य है, जबकि दिल्ली क्या है, सबसे घनी आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व 11,297 प्रति वर्ग किलोमीटर है। राज्य में जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार के बाद पश्चिम बंगाल है। केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली के बाद चंडीगढ़ और पुदुचेरी का स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पंचवर्षीय से भी लगातार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप पंचवर्षीय योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चंस को तैयार करके ही जाइए। आप पंचवर्षीय योजना की सिफारिश सबसे पहले कौन सी समिति ने की थी। तो ये आर्थिक नियोजन समिति ने की थी। इसको भी थोड़ा डिटेल से हम लोग कवर कर लेते हैं कि भारत के स्वतंत्र होने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति का गठन किया गया था। आर्थिक नियोजन समिति की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था और भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष थे। तो भारत की पहली जो पंचवर्षीय योजना थी वो 1 अप्रैल 1951 से शुरू हुई थी। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है, हैरोल्ड डोमर मॉडल पे, और इसका मुख्य केंद्र जो है केंद्र देश के कृषि विकास पर था प्रथम पंचवर्षीय योजना का। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पुराना जो राष्ट्रीय उद्यान
कौन सा है? तो ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। इससे काफी बार क्वेश्चन, ये रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब देखिएगा, अगस्त 1936 में भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान यानी कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान नैनीताल उत्तराखंड में स्थापित किया गया था और यह एशिया महाद्वीप का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी है। प्रारंभ में इसका नाम हेली राष्ट्रीय उद्यान था। 1954-55 में इसका नाम बदल करके रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है और 1955-56 में फिर से कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदल दिया गया। आरक्षित का वर्तमान क्षेत्र जो है 1318.54 वर्ग किलोमीटर, मतलब कि 509.09 वर्ग मील है और यह एशियाई हाथियों और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये था आपका, नाम बदल दिया गया है। पहले क्या था? हेली राष्ट्रीय उद्यान, अब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और ये किस लिए फेमस है? एशियाई हाथियों और रॉयल टाइगर बंगाल, मतलब रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। तो ये काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और इसकी स्थापना सबसे पहले 1936 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो ये बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है। इसमें भी है कुछ पॉइंट्स, देखिएगा, करंट के क्वेश्चन है ये सब, कि मिशन इंद्रधनुष का लक्ष्य जो है 2020 मतलब 2020 तक उन सभी बच्चों को शामिल करना है जो या तो अस्वस्थ हैं या आंशिक रूप से टीका निरोधक रोगों से बचाव के लिए टीका लगाए गए हैं। 25 दिसंबर 2014 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? तो ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है जो हिस्ट्री से है। सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता है। देखिएगा, इसमें भी कुछ पॉइंट्स है कि सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप में पनपी सबसे पुरानी सभ्यता है। आमतौर पर 3000 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व के बीच है। इस सभ्यता को जैसे कांस युग की सभ्यता कही जाती है और यह प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ पुरानी दुनिया की 3 प्रारंभिक सभ्यताओं में से एक थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कौन सा संवैधानिक जो संशोधन है EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन आरक्षण से संबंधित है? तो ये 103वां जो संशोधन अधिनियम है वो इससे संबंधित है, EWS से। देखिएगा, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको डिटेल से थोड़ा सा बता दूं कि जो 103 संशोधन अधिनियम है 2019 में समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए केंद्र सरकार द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों और निजी शैक्षणिक संस्थानों अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को छोड़ करके में प्रवेश के लिए और केंद्र सरकार की नौकरियों में रोजगार के लिए क्या है 10% आरक्षण पेश करता है 103वां संशोधन अधिनियम। ठीक है, तो ये था आपका ये क्वेश्चन। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो है संशोधन अधिनियम देख लीजिए जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपके आने वाले अभी बहुत सारे एग्जाम्स है, अभी 20 तारीख तक एग्जाम चलेंगे, उसमें क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, देख लीजिए। 104वां संशोधन अधिनियम 2020 का देखिए कि यह लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 10 वर्ष के लिए आरक्षण का विस्तार करता है और इनके लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित सीटों को भी हटा दिया गया है। 105वें में देखिए संशोधन अधिनियम 2021 में यह सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग SEBC की पहचान जो है करने और निर्दिष्ट करने के लिए राज्य सरकारों की शक्ति को बहाल करता है। 102वां जो संशोधन अधिनियम 2018 का है, इसमें देखिए क्या लिखा है कि इसने अनुच्छेद 338B को सम्मिलित किया जो पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग की संरचना, कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित, और 342A जो किसी विशेष जाति को SEBC के रूप में
अधिसूचित करने की राष्ट्रपति की शक्तियों और सूची को बदलने के लिए संसद की शक्ति से संबंधित है। तो ये सारे आपने देख लिए। 104वां संशोधन अधिनियम 2020, 105वां संशोधन अधिनियम 2021, 102वां संशोधन अधिनियम 2018। तो ये सारे इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट एक और है 101वें 101 जो संविधान संशोधन 2000 संशोधन अधिनियम 2016 का है। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये देख लीजिए कि इसमें वस्तु और सेवा कर पेश किया गया है। माल और सेवा कर जैसे जीएसटी जो है विधेयक पहली बार 2014 में संविधान 122वें संशोधन विधेयक के रूप में पेश किया गया था। माल और सेवा कर पूरे भारत में वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण, बिक्री और उपभोग पर एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, मैंने आपको बता दिए। सारे संशोधन दिए हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, आने के बिल्कुल चांसेस हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, कुमार गंधर्व पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 1992-93 में की गई थी। देख लीजिए कुछ पॉइंट्स कि गंधर्व जो पुरस्कार वर्ष 1992-93 में संस्कृति विभाग जो है मध्य प्रदेश द्वारा स्थापित किया गया था और यह पुरस्कार कुमार गंधर्व के नाम पर शुरू किया गया था, जो मध्य प्रदेश के देवास जिले के प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे, जिनकी मृत्यु जो है 1992 में हुई थी। और यह सम्मान 25 से 45 वर्ष की आयु के बीच आने वाले शास्त्रीय गायन और वाद्य कलाकारों को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ग्वालियर में रामलीला का मेला कब आयोजित किया जाता है? तो मेला से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, नृत्य से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो ये सब आपका इंपॉर्टेंट है। जनवरी फरवरी में ग्वालियर में रामलीला का मेला आयोजित किया जाता है। देख लीजिए इसमें कुछ पॉइंट्स है कि यह मेला ग्वालियर जिले में आयोजित किया जाता है और यह 100 साल से अधिक पुराना है। जनवरी फरवरी इसके लिए आरक्षित माह है। और हरी भूमिया का मेला जो है ग्वालियर, गुना और आसपास के क्षेत्र में लगता है। पीर बुंधन का मेला जो है शिवपुरी जिला में लगता है। तेताजी का मेला गना जिला में लगता है। तो ये सारा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। जितना भी मैं आपको एग्जाम एनालिसिस करवा रही हूँ, जितना भी इसमें हाईलाइटेड पॉइंट बता रही हूँ, वो सारे आपके एग्जाम में आ सकते हैं क्वेश्चंस, तो आप इसे पढ़ के जाइए। निम्नलिखित में से किसने गोल गुंबज का निर्माण किया था? तो ये मोहम्मद आदिल शाह ने किया था। ये भी देख लीजिए कि गोल जो गुंबज का निर्माण मोहम्मद आदिल शाह ने किया था। गोल गुंबज जो है मोहम्मद आदिल शाह और उनकी 2 पत्नियों की कब्र है और यह बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। इसका जो निर्माण वर्ष 1626 में शुरू हुआ था और वर्ष 1656 में पूरा हुआ था। तो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं आपके। अब देखिए कुछ जनरल साइंस के क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। देख लीजिएगा कि हाइड्रोजन एस मतलब H+ में मौजूद इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, क्या होती है? तो वो 0 हो जाती है। जब नींबू में, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब नींबू में रस इनो मिलाया जाता है तो बुलबुले किसके कारण बनते हैं? तो ये रासायनिक परिवर्तन है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडेलीव की आवर्त सारिणी में निश्चित स्थान नहीं पा सका? तो वो है हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हड्डियों को ज़्यादा ताकत किस विटामिन से मिलती है? तो ये विटामिन डी से। विटामिन से भी काफ़ी क्वेश्चन, रोग, बीमारियां, केमिकल नेम, साइंटिफिक नेम, ये सारे पूछे जा रहे। तो ये सारे कॉमन टॉपिक है, आप जरूर पढ़ के जाइए। वसा का पूर्णतः पाचन कहाँ होता है? तो ये छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस को कौन सी गैस प्रभावित करती है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प, जो सभी प्राकृतिक रूप से होते हैं, और फ्लोरेनेटिक गैस जो कि सिंथेटिक है। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो मुझे मिले थे, मैंने आपको बता दिए। अब आप जो है जिनके आने वाले एग्जाम है, अब आप अपनी तैयारी को इसी तरीके से कंटिन्यू रखिए। इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप इससे रिलेटेड टॉपिक पढ़ के जाइए। अब मैं जो आपको बताने वाली हूँ कि किस टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चंस बने थे, देखिएगा। मैथ्स में आपका टॉपिक वही है, क्वेश्चन 1, 1, 2, 2 सब बैलेंस्ड वे में आए हैं। देख लीजिए, टाइम, वर्क, स्पीड, डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, बोर्ड मास, नंबर सीरीज से 1, 1, 2, 2 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन से 2 से 3 क्वेश्चन, डिविजिबिलिटी, रेशियो प्रोपोर्शनल से 1, 1, 2, 2 क्वेश्चन पूछे गए, एवरेज से क्वेश्चन आया, ट्रेन से 1, 1 क्वेश्चन, एज का 1 क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो
तो ये सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कॉमन टॉपिक है, ये सब आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ और है कि अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से की है तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे जल्दी, क्योंकि टाइम भी तो आपको मैनेज करना पड़ेगा ना। कैलकुलेटिव मैथ आ रही है थोड़ी सी, तो इसलिए आप प्रैक्टिस होनी चाहिए मैथ्स को सॉल्व करने के लिए। हिंदी में आपकी वही बेसिक हिंदी है, थोड़ा सा टॉपिक में वो बदलाव आया है। अव्यय वगैरह पूछ रहा है, वाच्य पूछ रहा है, देश सच, विदेशज, लोकतिया वगैरह, पर्यायवाची तो पूछ ही रहा था, अलंकार, शुद्ध शब्द जो है, मुहावरे, समास, विलोम शब्द, संधि वगैरह, तो बेसिक हिंदी है, आप पढ़े तो बना लोगे। इंग्लिश में सिनोनिम्स, अपोजिट वर्ड्स, पैराजम्बल, एक्टिव पैसिव जो है, फिलिंग द ब्लैंक्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ये सारे नरेशन वाले, मिस स्पेल्ट वाले, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। साइंस में आपकी बेसिक साइंस है और फिजिक्स से कम क्वेश्चन आ रहे हैं, केमिस्ट्री और ये बायो ज़्यादा आ रही है। स्टैटिक जीके में 3 से 4 क्वेश्चंस, करंट अफेयर में वही 4 से 5 क्वेश्चंस, एमपी जीके में भी 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ये सारे आपके टॉपिक थे जो मैंने बता दिए कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब आप जिनके भी अब आने वाले एग्ज़ाम है वो आप अपनी तैयारी को ऐसे ही बरकरार रखें, और मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे चैनल पे, आप वहाँ जाके विजिट करिए और वहाँ पे मेरी प्लेलिस्ट को उठाइए और एग्ज़ाम एनालिसिस जितना भी मैं करवाई हूँ वो पूरा देख जाइए कि किस टाइप का पैटर्न आ रहा है आपके एग्ज़ाम का। ठीक है, फिर आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करके वीडियो ज़रूर जाए। मिलते हैं फिर ऐसे ही कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।